सेकेंड लेक्चर 2 अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सपोज देर आर 6 पेयर्स ऑफ ब्लू सॉक्स ऑल अलाइक एंड 6 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स ऑल अलाइक स्क्रैम्बल्ड इन ए ड्रॉअर। ओके, इसका मतलब हाउ मेनी सॉक्स मस्ट बी ड्रॉन आउट ऑल एट वंस इन द डार्क टू बी सर्टन ऑफ गेटिंग ए मैचिंग पेयर। अब देखो, सर्टन ऑफ गेटिंग ए मैचिंग पेयर इसका मतलब क्या है। अगर मान लो हम ऐसा सोचते हैं कि ब्लू सॉक्स एक तरफ और ब्लैक सॉक्स एक तरफ, ठीक है, ये ऐसा है। अब मान लो 6 पेयर है, ठीक है, और 6 पेयर ब्लैक सॉक्स का है, तो हाउ मेनी सॉक्स मस्ट बी ड्रॉन। तो मान लो पहला सॉक आई ड्रीव आउट फर्स्ट सॉक, तो इट विल बी आइदर ब्लू और ब्लैक, है या ना, ठीक है, या तो वो ब्लू वाले पेयर में जाएगा या तो ब्लैक वाले में। अब मान लो मैंने सेकंड सॉक निकाला, ठीक है, मान लो फर्स्ट सॉक से ब्लू था और सेकंड सॉक भी ब्लू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैचिंग पेयर बन गया एंड वी आर डन। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड वाला सॉक ब्लैक हुआ तो एक ब्लू एक ब्लैक हुआ। अब अगर हम तीसरा सॉक निकालेंगे, थर्ड सॉक, इफ़ आई टेक इट आउट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो सर्टेन हो गया। मान लो केस ऐसा बन सकता है, सुनो, ये ब्लू ब्लैक में पहला एक गया, दूसरा गया, तो मैचिंग पेयर, मैचिंग पेयर, ठीक है, डन। तुम कह सकते हो ऐसा भी केस हो सकता है, एक ये ब्लू था, ये ब्लैक था, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस पर ब्लैक है, यही ब्लू है यहाँ पे, एंड सपोज पहला सॉक ब्लैक में गया, दूसरा भी इसी में गया, ये भी एक मैचिंग पेयर बन गया। लास्ट वाला केस क्या हो सकता है, ये ब्लू है, दिस इज़ ब्लैक, मान लो अब पहला सॉक इसमें गया, सेकंड इस मैचिंग पेयर तो अब तक नहीं बना, तो लेकिन जैसे ही तीसरा डालेंगे या तो वो इसमें जाए या तो इसमें, मैचिंग पेयर तो पक्का ही बना देगा, मस्ट है। तो इसका मतलब मिनिमम कितने सॉक्स ड्रॉ करने होंगे ताकि हम सर्टेन हो सकें कि मैचिंग पेयर है, तो 3। सो आंसर इज 3। सेम केस, सपोज द ड्रॉअर कंटेन्स 3 ब्लैक पेयर्स ऑफ सॉक्स, 7 ग्रीन पेयर्स एंड 4 ब्लू पेयर्स। ओके, इसमें भी वही है, पार्टीशन किस में करा है, एक तो ब्लैक में करा, एक तो ग्रीन में करा, और तीसरा ब्लू में करा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 3 ब्लैक पेयर्स था, 3 ब्लैक पेयर्स था, 7 ग्रीन पेयर्स था, 4 ब्लू पेयर्स। हाउ मेनी सॉक्स मस्ट बी ड्रॉन ऑल एट वंस इन द डार्क टू बी सर्टेन ऑफ गेटिंग ए मैचिंग पेयर। सिंपल सी बात है, पहला सॉक मान लो आइदर ब्लैक ग्रीन और ब्लू, से ब्लैक। सेकंड सॉक सपोज ये ग्रीन में जाता है, देखो अगर ब्लैक में ही चला गया तो मैचिंग पेयर है श्योर, बट क्या ये श्योरिटी है कि सेकंड वाला ब्लैक ही होगा हमेशा, नहीं, ठीक है। तो मैचिंग पेयर जरूरी नहीं कि हो सकता है, तो वो ग्रीन में भी जा सकता है, तीसरा में भी, ये ब्लू में आ गया। अच्छा, तुम कहोगे मान लो तीसरा वाला ब्लैक में चल जाए तो मैचिंग पेयर है, तीसरा वाला ग्रीन में चल जाए तो भी मैचिंग पेयर है, और तीसरा वाला ब्लू में जाएगा तब मैचिंग पेयर नहीं है, तो ऐसा भी तो केस बन सकता है ना। तो सर्टेन होने के लिए क्या होगा, चौथा सॉक तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो या तो ब्लैक में जाएगा या तो ग्रीन में जाएगा या तो ब्लू में, तीनों में से किसी में चल जाए वो मैचिंग पेयर बना देगा, तो मिनिमम इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज देर आर 6 डिफरेंट पेयर्स ऑफ कफ्स लिंक्स स्क्रैम्बल्ड इन अ बॉक्स, हाउ मेनी लिंक्स मस्ट बी ड्रॉन आउट ऑल एट वंस टू बी सर्टन ऑफ ए मैचिंग पेयर। ये भी वही है, कफ लिंक्स मतलब मान लो कुछ ऐसा है, C1 C2 C3 C4 C5 C6, हमें ये देख चेक करना है पहला कफ लिंक यहाँ गया, सेकंड इसी में आ गया तो मैचिंग पेयर, नहीं आया तो नहीं होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब मैं एक जनरल केस बना रहा हूँ जिसमें कि मान लो कि नहीं है, लेकिन जैसे ही सेवेंथ वाला आएगा तब तो सर्टन हो ही जाएगा ना कि किसी में भी एक में चल जाए तो वो मैचिंग पेयर बन जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब मिनिमम कितना है, 7, ताकि सर्टन हो सके कि मैचिंग पेयर है। हम ये नहीं कह रहे कि 2 में नहीं होगा, 2 में भी हो सकता है, बट क्या ये हमेशा ज़रूरी है, तो नहीं है, लेकिन 7वां वाले में हमेशा ज़रूरी है कि कोई ना कोई एक मैचिंग पेयर तो बना ही देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड 5 पॉजिटिव होल नंबर्स A B C D E सच डैट
देर इज़ नो सबसेट विथ ए सम डिविजिबल बाय 5। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी 5 पॉजिटिव होल नंबर्स, मतलब तुम ऐसा ले सकते हो सपोज 0 1 2 3 4, ये कह रहा है कि इसका कोई भी सबसेट नहीं होना चाहिए ताकि सम डिविजिबल हो सके 5 से। ठीक है, तो मान लो तुम 0 1 2 3 4 लो और चेक कर लो, फिर 1 2 3 4 5 लो और चेक कर लो। ठीक है, तो उसमें तुमको असर्टन होना पड़ेगा। बट लेट्स टेक ए जनरलाइज केस। अब जनरलाइज केस लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो तुमको ऐसा बोला है कि ABCD और E है। ठीक है, मान लो मैं एक सबसेट लेता हूँ, कैसे? फाइंड 5 पॉजिटिव होल नंबर्स सच दैट। अच्छा, तो तुमको एक बात पता ये होना चाहिए कि जब भी किसी नंबर को, एनी नंबर व्हेन डिविजिबल बाय 5, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। ठीक है, अब एक बात है, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तब तो सिंपल सी बात है कि वो डिविजिबल बाय 5 हो ही जाएगा। तो व्हाट्स देयर टू प्रूव? नथिंग। तो हमें केस किसका लेना पड़ेगा? जब रिमाइंडर 1 2 3 4 आ रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ABCDE में कोई भी 5 सबसेट लेते हैं। जैसे मान लो A ले लिया, AB ले लिया, ठीक है, फिर ABC ले लिया, फिर ABCD ले लिया, ठीक है, और ABCDE ले लिया। ये कोई भी 5 सबसेट ले ली। अब क्या होना पड़ेगा, ये सारे सम को, अगर जैसे पहला का सम क्या होगा A, सेकंड वाले का A+B, थर्ड वाले का A+B+C, ये सारे सम को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या क्या केस बन सकता है? 4 डिफरेंट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर्स आ सकते हैं। ठीक है, मैं ज़ीरो रिमाइंडर की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ज़ीरो रिमाइंडर आ गया तो प्रूफ ही नहीं करना पड़ेगा ना, तब तो पहले से पता चल गया कि हाँ कोई ना कोई एक सबसेट है जो 5 से डिविजिबल है। तो हमें केस किसका किसका देखना है, जिसमें रिमाइंडर 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो। ठीक है, तो अब देखो रिमाइंडर तो 4 ही आ सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन सबसेट कितने ले रखे हैं मैंने? 5। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें से कोई भी दो ऐसा सबसेट होगा जिसका रिमाइंडर सेम ना हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, वॉट एवर, बट रिमाइंडर 2 का सेम रहा होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी दो सबसेट को, इस सबसेट का नाम दे देते हैं S1, S2, S3, S4 एंड दिस इज S5। से S2 एंड S5 सेम सबसेट हैज़ सेम रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम S2 में क्या था, A+B को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो लेट से रिमाइंडर कुछ ऐसा आता है 5m प्लस रिमाइंडर इज R। ठीक है, और जब A+B+C+D+E को 5 से डिवाइड करते हैं तो से इट इज़ ऑफ द फॉर्म 5n+R। तो इसका मतलब जब S5 माइनस S2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5n प्लस R माइनस 5m माइनस R। सो दिस इज 5n माइनस m एंड डेट इज S5 माइनस S2 अगर हटाएं तो बचेगा क्या, C+D+E। अब ये भी एक सबसेट है, तो C+D+E क्या हो गया, डिविजिबल बाय 5। लेकिन एक बात समझो, ABCDE का एक सबसेट CDE भी तो होगा, तो ये तो 5 से डिविजिबल हो गया। नाउ देयर इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। मैं कह रहा था कि 5 पॉजिटिव होल नंबर्स निकालने हैं ताकि कोई भी सबसेट डिविजिबल ना हो 5 से। हम ये देखें कि अगर 5 कोई भी होल नंबर लेते हैं तो उस केस में हमेशा ऐसा होगा कि कोई ना कोई एक सबसेट तो 5 से डिविजिबल हो गई। सो देयर इज़ नो सच 5 पॉजिटिव होल नंबर्स such that there is no subset whose sum is divisible by 5. There is always the sum that is divisible by 5. और बच्चों ये अप्रोच जो है, इसी अप्रोच को पिजन होल प्रिंसिपल बोलते हैं, PHP। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर x25। ओके, x25 फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x कैन n बी द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अच्छा, इंटीजर का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, इंटीजर का स्क्वायर चाहने के लिए क्या करना होगा,
सी है, एन कैसे है, एक्स टू 5। इसका मतलब लेट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, सो लेट एम बी एनी इंटीजर, एम बी एनी इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एम स्क्वायर एन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो अब एक बात है, एन जो है वो कैसा है, x25, तो इसका मतलब इसका एन डिजिट कैसा रहा होगा, 5, मतलब फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट, ये तो 5 रहा होगा यूनिट डिजिट। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर यहाँ x 0 होता है तो इस केस में क्या हो जाएगा कि वैल्यू तुम्हारा m अगर सिर्फ 5 रहता है तो 5 का स्क्वायर 25, मतलब x क्या हो जाएगा 0। तो x 0 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस केस में 3 डिजिट नंबर हमें चाहिए, सो द 3 डिजिट नंबर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि ये कहा है द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर x25, इसका मतलब मिनिमम 3 डिजिट तो चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो इसका मतलब इस केस में x तो 0 नहीं हो सकता, सिर्फ m 5 नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मतलब m के एटलीस्ट 2 डिजिट्स होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 2 डिजिट तो होंगे। क्यों, सिंगल डिजिट था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x 0 हो जाएगा उस केस में, और x तो नन ज़ीरो है। क्यों नन ज़ीरो है, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो m हैज़ एटलीस्ट 2 डिजिट्स, ठीक। तो अब मान लेते हैं ऐसा है कि यहाँ पे 5 है, तो टेंस प्लेस पे कुछ मानते हैं, क्या मान सकते हैं, मान लो जैसे 1 मानते हैं, या फिर 3 मानते हैं, या फिर 6 मानते हैं, या फिर 8 मानते हैं। तो इस केस में यहाँ तो 25 आएगा, और साथ में x क्या आएगा, देखो 15 का स्क्वायर, ये वेरिक मैथ्स में पढ़े हो गए, व्हाट इज़ द सिंपल वे टू स्क्वायर विद द नंबर्स दैट एंड विथ 5, 1 से एक बड़ा कर लो 2, और 2 इंटू 1 कर लो 2, सिमिलरली 3 से एक बड़ा कर लो 4, 4 इंटू 3 12, 6 से बड़ा करो 7, 7 इंटू 6 42। तो इस केस में हमेशा x 2 आ रहा है, सो दिस इज द केस वेयर x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अगर अगर ये 4 केस में x 2 आ रहा है, अगर हम शुरुआत का डेट 5 है और टेंथ प्लेस पे अगर हम तुम्हारा 2 ले लें या फिर 7 ले लें तो कितना आएगा, इस दोनों केस में सेम आएगा, कैसे, 2 इंटू 3 6, और 7 इंटू 8 6, इसका मतलब इस केस में क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25 तो हुआ, और ये 6 आ गया, x इक्वल टू 6। अच्छा, और केस क्या बच गया, 4 5 या 9, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बच गया था, 5 बच गया था। तो इस केस में क्या हो रहा है, 4 5 9 के केस में अगर मान लो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये तो सही है। अब 9 इंटू 10 90, 5 इंटू 6 30, और 4 इंटू 5 20, मतलब x थर्ड प्लेस पे, मतलब 100 प्लेस पे x क्या आ रहा है 0। तो ये तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि इससे भी तो बड़ा कोई डिजिट रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे भी होगा। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पॉसिबिलिटी 0 का है, पॉसिबिलिटी 6 का है, पॉसिबिलिटी 2 का है। सो फॉर हाउ मेनी वैल्यूज़, तो देर आर 3 वैल्यूज़ जिसके लिए इंटीजर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज 1 2 3 4 is not divisible by 11, but the number 1 2 4 3 is. Obtained by rearranging the date is divisible by 11. Okay. How many rearrangements are possible that are divisible by 11? अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजिंग 1 2 3 4 ओनली, यूजिंग 1 2 3 4, ठीक है। सो सिंपल सा बात है कि 1 2 3 4 यूज़ करके 11 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा नंबर है ABCD, तो होगा क्या, जो इवन प्लेस पे है और जो ऑड प्लेस पे है उस दोनों का ये सम A+C और B+D और दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। कैसे, सम ऑफ इवन डिजिट माइनस सम ऑफ
digits at odd places, sum of digits at odd places, ऐसे लिख लो. So this will be perfect. Sum of digits at even place, digits at even places. This would be nice to say. ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए. तो अब हमें चाहिए क्या, 1 2 3 और 4 को यूज़ कर सकते हैं. तो एक बात तो है, 3+2 5 होता है, 1+4 5 होता है. तो हम ऐसा सिमेट्री बनाएं कि जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये तो दिया है. ऐसे कितने रीअरेंजमेंट्स बोल रहे कर सकते हैं. तो एक तरीका तो सिंपल है सोचने का, क्या, एक बार 1 4 को फिक्स कर लेते हैं, तो दूसरा तो क्या हो जाएगा 3 और 2, तो ये भी डिविजिबल होगा 11 से. क्यों, सम तो सेम है. अब ऐसा कर सकते हैं कि 1 4 के जगह यहाँ पे रिप्लेसमेंट 4 1 का करें, तो इस केस में भी फिर 2 डिजिट आएंगे, तो टोटल 4 यहाँ से हो गया. अब सेम केस हम ये कर सकते हैं कि 2 और 3 को हम इस प्लेस पे रख लें और 1 4 को यहाँ रख लें, और इसी तरह परम्यूट करें, तो और 4 केसेस बनेंगे. तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 8 अरेंजमेंट्स. टोटल इज 8 अरेंजमेंट्स. डन. सो द आंसर मस्ट बी 8. ठीक है. सेकेंड तरीका ये हो सकता है सोचने का कि हम ये कह रहे हैं, मान लो इस प्लेस पे हम या तो 1 या तो 4 भरते हैं, तो दोनों में से जो भी भरे, तो इसको भरने का कितना तरीका, 2 तरीका. तो यहाँ पे तो बस हम एक ही तरीके से भर सकते हैं. क्यों, अगर 4 भरे तो 1 ही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा. तो इसका 2 तरीका. सिमिलरली इस दोनों में से किसी को भरने का, जैसे 2 और 3 को भरने का कितना तरीका, 2 तरीका. तो अगर 2 तरीका यहाँ है तो एक ही तरीका होगा. अब ये प्लेस को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं. इंटरचेंज करेंगे तो फिर और 2 तरीका, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स. ठीक है, एक्स एंड वाई सच डैट एक्स वाई, एक्स बाई वाई एंड एक्स माइनस वाई दे आर इक्वल. ओके, सो इस केस में क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये होना चाहिए. अब क्या कह रहा है, पहला केस एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 0, इस दोनों को कंपेयर किया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, या तो एक्स 0 या तो वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब हम ये तो कहें कि 0 नहीं होगा. क्यों, यहाँ पे लिख दिया है नॉन ज़ीरो, सो वाई प्लस माइनस 1 हो गया. अब अगर y प्लस माइनस 1 हो गया तो पुट करके देख लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. सो 1 टाइम पुट y इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स एक्स गेट्स कैंसल्ड, 0 इक्वल टू -1 विच इज़ एब्सर्ड. तो ये तो होगा नहीं, तो y को -1 पुट करते हैं, तो कितना हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो x कितना हो गया, 2x इक्वल टू -1, देयरफॉर x इक्वल टू -1/2. सो इसका मतलब x इक्वल टू -1/2. सो फाइंड 2 नॉन ज़ीरो नंबर, तो x इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -1. दिस इज द सॉल्यूशन सेट. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation x plus 5 by x plus 4 minus x plus 6 by x plus 5 is equal to x plus 7 by x plus 6 minus x plus 8 by x plus 7. अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों कुछ सिमेट्री देखना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना. ठीक है, तो एक बात सिंपल सी गौर करो, यहाँ x प्लस 4 है तो एक ज़्यादा है, x प्लस 5 है तो एक ज़्यादा है, x प्लस 6 है तो एक ज़्यादा है, x प्लस 7 है तो एक ज़्यादा है. तो इस केस में सिंपली क्या करते हैं, x प्लस 5 को x प्लस 4 प्लस 1 लिखते हैं और डिवाइड कर दो, तो x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 4 1 हो जाएगा, बचेगा कितना, ये. फिर x प्लस 5 को डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा माइनस, और साथ में खुलेगा तो साइन ऐसा दिखेगा. इधर कितना हो गया, x प्लस 6 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6. ठीक है, -1 minus 1 by x plus 7, so this one gets cancelled, this one gets cancelled. So what is the value left out, 1 by x plus 4 minus 1 by x plus 5 is equal to 1 by x plus 6 minus 1 by x plus 7. अब तो सिंप्लीफाई होगी, so take the LCM. तो x plus 5 minus x minus 4, so this will be 1 by x plus 5 into x plus 4
और इधर कितना हो गया x प्लस 7 माइनस एक्स माइनस 6 दैट इज 1 बाई एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 7. Now cross multiply. So this will be x square plus 13x. For obvious 7 642. ऑब्वियस मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20. सो दिस गेट्स कैंसल्ड. 13 माइनस 9 4x एंड दैट इज इक्वल टू -22. सो x इक्वल टू कितना हो गया -22/4 दैट इज -11/2. डन. दैट इज द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. Let us define the distance from the origin 0 to point A as the length of the path along the coordinate lines as shown in figure. So at the distance from 0 to A is 3. इसका मतलब क्या है? ये origin है. ठीक है. origin मतलब O. यहाँ से A का दूरी 3 है. कैसे? सपोज ऐसे कह सकते हो, 1 along x axis 2 along y एक्सिस. सिमिलरली या फिर कह सकते हो 2 along y एक्सिस 1 along x एक्सिस. जैसे भी जाओ यहाँ पे पहुँचो. ठीक है. बोल रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस एज हियर डिफाइंड इज n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर हाउ मेनी पॉइंट्स कैन वी रीच. नाउ हाउ टू अप्रोच दिस. ठीक है. विल जनरलाइज द केस. पहले सिंपल केस देख लो. n इक्वल टू 1 के लिए क्या क्या केसेस हो सकता है. देखो, एक तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है 0, -1. अब इसको समझने का ऐसे समझो, 1, 0 का रिफ्लेक्शन -1, 0 और 0, 1 का रिफ्लेक्शन 0, -1. इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं उनका दो रिफ्लेक्शन हो सकता है. ये कहना चाह रहे हैं. हो सकता है. अब एक बात समझो, इसका सेकंड केस भी है. मान लो n को 2 लेते हो. n को 2 ले रहे हो, इसका मतलब हम कैसे कैसे पाथ कवर कर रहे हैं. तो पाथ कवर करने का तरीका क्या है. तो ये समझ लो कि 2 को कितने तरीके से स्प्लिट कर सकते हो. या तो इसको लिख सकते हो 0+2, या फिर 1+1, या फिर 2+0. तो 0+2 का मतलब क्या है? 0, 2. तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है तो इसका एक रिफ्लेक्शन हो सकता है 0, -2. ठीक है. फिर 2, 0 यहाँ पे होगा तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा हो सकता है? -2, 0. ठीक है. ध्यान से ये देखो कि इसने बोला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट ए एज द लेंथ ऑफ द पाथ अलोंग द कोऑर्डिनेट लाइंस. मतलब या तो ये 2 यूनिट आगे इधर जा सकता है एक्स एक्सिस, या तो 2 यूनिट पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर 1, 1. तो 1, 1 का कितना रिफ्लेक्शन है? या तो 1, 1 ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो -1, 1 सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो -1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट, या तो 1, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है उसका कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है? 4 रिफ्लेक्शंस. इसके कितने? 2. इसके कितने? 2. टोटल कितने हो गए? 8. तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी पॉइंट्स कैन यू रीच. तो यहाँ पे जब n2 था तो कितने पॉइंट्स रीच कर रहे हैं? 8. इसका मतलब जब n1 था तो 4 पॉइंट रीच कर रहे थे. तो इसका मतलब n1 था तो 4 पॉइंट रीच कर रहे थे. n2 है तो कितना पॉइंट रीच कर रहे हैं? 8 पॉइंट. अच्छा, अगर n3 हो गया तो क्या केस होगा? n3 में 3 को तोड़ कैसे सकते हैं? 0+3, 1+2. अब 1+2 को 2+1 भी लिखो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है. ठीक है. तो ठीक है, लिख लेते हैं 2, 1, 2+1 और या फिर 3+0. तो इसका मतलब 0, 3 ये कहाँ पे है? कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसके कितने रिफ्लेक्शन होंगे? 2 रिफ्लेक्शन. 1, 2 ये कितने हैं? तो इसके कितने होंगे? 4 रिफ्लेक्शन. इसका कितना होगा? 4 रिफ्लेक्शन. इसके कितने होंगे? 2 रिफ्लेक्शन. टोटल कितने हो गए? 8, 10, 12. कहने का ये मतलब है कि हमें n3 चाहिए. 3 का मतलब क्या था? 3 का मतलब ये था कि ओरिजिन से जो पॉइंट जा रहे हो उसकी दूरी 3 है. कैसे? अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस.
तो कैसे कैसे हो सकता है, या तो 3,0 पे जा सकता है, या तो 0,3 पे, ठीक है, और या फिर -3,0 पे या 0,-3 पे, तो दो इसीलिए यहाँ काउंट हुआ, दो यहाँ काउंट हुआ। अब 1,2 का 4 रिफ्लेक्शन क्यों, या तो वो 1,2 पे जाए, या तो 1,-2 पे जाए, या -1,--2 पे जाए, या 1,-2 पे जाए। सब सारे बात तो बराबर ही है, तो 4 रिफ्लेक्शन वो हो सकता है, क्यों, डिस्टेंस तो 3 ही हुआ, इस केस में इसमें 4 होगा, टोटल कितने हो गए 12, तो इसका मतलब इस बार भी कितना हुआ 3 × 4। तो अगर हम जनरलाइज करें इसको तो देख के पता चल रहा है कि ये 4n होगा, बट फिर भी सोचो n वाला जो टर्म है उसको कैसे तुम तोड़ोगे, या तो तुम बोलोगे n0, n1, n2, फिर ऐसा करते करते इधर कितना हो जाएगा n-2, और इधर कितना होगा n-1, 1, फिर लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 1, 2, दिस विल बी, नहीं इसको ऐसे लिख लो, दिस विल बी 2 से लेके ये n-1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये n-2 हो गया, मतलब दिस विल बी n-2 एंड दिस विल बी 2, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा 0,n डन। तो इसके ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितने रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन, इसके कितने रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन, टोटल पार्टीशन कितना हुआ है 0 से लेके n तक, तो पार्टीशन कितने हुए हैं n+1 पार्टीशन, n+1 में 2 का तो 2 रिफ्लेक्शन हुआ, बाकी कितने बचे n-1, उसका रिफ्लेक्शन कितना बार होगा 4 बार, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4n-4 + 4 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 4n, सो दिस विल बी 4n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गिवन n straight lines in a plane such that each line is infinite in extent in both directions. Okay, no two lines are parallel, fail to meet, and no three lines are concurrent. Okay, मतलब तीनों लाइन एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट द कंडीशन। Into how many regions do the n lines separate the plane? ओके, सो इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम तरीका सिमिलर, क्या जनरलाइज करते हैं केस, कैसे, सबसे पहले n को मान लेते हैं, तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन प्लेन को कितने पार्ट में बांटेगा, एक और दो, दो प्लेन दो रीजन में, ठीक है। अब एक लाइन और बढ़ाते हैं, n = 2 लेते हैं, तो 2 के केस में क्या हुआ, जो पहला रीजन था वो तो था, जो दूसरा था वो था, इसने और 2 एक्स्ट्रा रीजन बना दिए, 3 और 4, मतलब एडिशन ऑफ सेकेंड लाइन क्रिएट्स 2 एक्स्ट्रा रीजन। ओके, अब अगर n = 3 लेते हैं सपोज, तो हाउ द रीजन्स बी क्रिएटेड, पहला 2 लाइन तो ऐसा था ही, दिस वॉज 1, दिस वॉज 2, दिस वॉज 3 पहले से, एंड दिस इज़ 4। तो अगर तीसरा लाइन लेंगे कैसा, जो कि ना पैरेलल हो किसी 2 लाइन के और ना कंकरेंट हो, इसका मतलब दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा तो वो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो गौर अगर किया जाए तो कितने रीजन एक्स्ट्रा बन गए, तो एक रीजन तो मुझे ये दिख रहा पाँचवा, एक रीजन ये दिख रहा है छठा, और एक ये रीजन दिख रहा है सातवां। इसका मतलब जब तीसरा लाइन एडिशन हुआ तो वो एक्चुअली टोटल 3 रीजन नया क्रिएट किया, ठीक है। लेट्स सी द फोर्थ, n = 4, और फिर हम जनरलाइज कर लेंगे। सपोज ये एक था, ये दूसरा लाइन था, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको रीजन पता चले, 1, 2, दिस वॉज 3, एंड समवेयर इट वॉज 4th रीजन, ये था। मैंने तीसरा लाइन ऐड करा था, तो कितने रीजन नए बन गए थे, 5, 6 और 7। अब मुझे क्या करना है, चौथा लाइन एक्सटेंड करना है, तो चौथा लाइन एक्सटेंड करना है, साथ में बोला क्या है, ना ही वो पैरेलल हो ना ही वो कंकरेंट हो किसी से, ठीक है, 3 पॉइंट पे। तो इसका मतलब कुछ ये ऐसा जाएगा, आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो इसने कितने रीजन एक्स्ट्रा क्रिएट करे, मुझे लग रहा है 7, इसको काउंट करें तो 8, इसको काउंट करें तो 9, ये छोटा वाला काउंट करें तो 10, और ये बड़ा वाला रीजन काउंट करें तो 11, मतलब इसने फिर से 4 नए रीजन क्रिएट किए, 4 न्यू रीजन्स। इसका मतलब
पहला वाला लाइन दो रीजन, तो जब दूसरा लाइन ऐड हुआ तो उसने दो रीजन नए क्रिएट करे, जब तीसरा वाला लाइन ऐड हुआ तो इसने तीन नए रीजन कलेक्ट करे, जब चौथा वाला लाइन ऐड हुआ तो इसने चार नए रीजन कलेक्ट करे। तो इसका मतलब जब पांचवा होगा तो वो पांच नए रीजन कलेक्ट करेगा, मतलब क्रिएट करेगा। सो इफ़ इट गोज़ ऑन, तो हम ये क्या कह सकते हैं, अगर मान लो nth लाइन ऐड हो, nth लाइन, तो वो n न्यू रीजन कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे n स्ट्रेट लाइन्स दिए हुए हैं। सो एफ एन ये कैसा चलेगा, एफ ऑफ एन, तो पहला वाला एफ ऑफ वन प्लस हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वाला जो ऐड हुआ है तो उसके लिए दो नए रीजन थे, तीसरे वाले के लिए तीन थे, चौथे वाले के लिए चार थे, तो nth वाले के लिए n हो जाएंगे। अच्छा, साथ में एफ वन कितना है, ये तो टू है क्योंकि पहला वाला लाइन कितना रीजन क्रिएट कर रहा है, दो, तो दो प्लस तीन प्लस चार प्लस लेके n। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस टिल n लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और दिस विल बी प्लस वन। ठीक है, सो व्हाट इज़ द वैल्यू, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बाई टू। चेक करो कि सबके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। वन के लिए कितना आना चाहिए, वन प्लस टू आ रहा है, एन टू जब रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, चार प्लस चार, आठ बाई दो चार, सही है। एन जब तीन रख रहे हैं तो नौ प्लस तीन बारह, चौदह बाई सात, सही है। सो दिस इज़ वैलिड, answer is 9 square, n square plus n plus 2 divided by 2. Next question number 9 says, question number 9 is x to the power x is equal to x to the power x पर into x, मतलब सिंपल है ये, इसका मतलब लिखा हुआ है x पर पावर x स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, x पर पावर x। जस्ट क्योंकि वेरिएबल है पावर में तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे तो एक्स टू पावर एक्स बाहर आएगा, लॉग एक्स रह जाएगा। इधर क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, नॉट टेक कॉमन, लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहला केस क्या होगा, लॉग एक्स किसके बराबर होगा, ज़ीरो, तो एक्स कितना हो गया, वन, पहला केस। एक्स टू द पावर एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, तो इस केस में क्या हो सकता है, एक्स, ज़ीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है, वन हो सकता है क्या, वन का स्क्वायर वन होता है और वन का पावर वन, तो एक्स वन भी हो सकता है। एक्स टू हो सकता है क्या, टू का पावर टू और टू का पावर टू, सो एक्स कैन बी टू, नथिंग एल्स। तो वन तो कॉमन सॉल्यूशन है, टू हो गया। अब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू एज द सॉल्यूशंस, देयरफॉर वन प्लस टू कितना हो जाएगा, थ्री, सो सम ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यू इज थ्री। Thank you. That's the end of lecture 2 of algebra session.